बच्चों नमस्कार। मैं जैक बोर्ड 9th क्लास का मॉडल टेस्ट लेकर के आई हूँ। जैक बोर्ड 9th क्लास का एग्ज़ाम तिथि घोषित कर दी गई है, जो 1 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में आप लोगों के लिए ये मॉडल टेस्ट बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि वर्तमान 2024 में कोई मॉडल सेट नहीं जारी किया गया है। अतः एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि किस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तथा किस प्रकार क्वेश्चन को बनाया जा सकेगा। टाइम मैनेज भी हो सकता है अगर इसको आप लोग सेट को बनाएं, याद करें, तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन एक है, मार फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वॉल्टेयर को कहा जाता है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। क्वेश्चन टू, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो निम्न में से नमक और तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन थ्री, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? ए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि अप्रैल थीसिस में जो जो मांगे रखी गई थी वह ए बी सी है और जिनमें से डी ये मांग नहीं रखी गई थी, अतः इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन फोर, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं? रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन सोवियत कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? जर्मनी, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इसका सही आंसर होगा बच्चों जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? 1864 में बैंड्रिस ने वन सेवा की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम डिट्रिच बैंड्रिस है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर एट, कलांक कौन थे? तो कलांग एक कुशल लकड़हारे थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, बुग्याल क्या है? बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी अफ्रीका में रहती है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो वर्तमान में हम लोग जानते हैं सारे देश अपने आप को लोकतंत्र कहलाना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ ऑप्शन सी सही होगा जो लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करता है। लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान को नहीं बढ़ाता। तो इसका सही आंसर होगा डी, लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को नहीं बढ़ाता, क्योंकि इधर तीनों ऑप्शन लोकतंत्र के पक्ष में है और यहाँ लोकतंत्र में कौन पक्ष में नहीं है वो पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी से यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, जिसमें हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष वही प्रस्तावना है और उसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और
अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चपड़े चमड़े वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। इसका सही आंसर होगा सी, जहाँ पर गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा है, जो सी में है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने, किसी भी रोजगार करने आदि की स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जातिगत भेदभाव का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन डी ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता, अतः ऑप्शन डी सही होगा। बाकी तीनों मौलिक अधिकार में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो निम्नलिखित में शिवालिक की पहाड़ियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सदा जल प्रवाही होती है, अर्थात सालों भर यहाँ जल मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इनमें लवणीय अर्थात नमक की अधिकता वाली झील, उस पानी में ज़्यादा नमक पाया जाता है, जो सांभर झील है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन, मौसम समाचार। इसका सही आंसर होगा मौसम समाचार। मौसम समाचार जलवायु को प्रभावित नहीं करती। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन ये सभी जलवायु को प्रभावित करती है, अर्थात यहाँ आंसर डी होगा मौसम समाचार। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? नागफनी कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, पुरुष की संख्या महिलाओं से कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ ऑप्शन सी होगा। भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो जनसंख्या में कैसे परिवर्तन होता है?
जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर के कारण भी होता है। उच्च जन्म दर, निम्न दर जन्म दर, या फिर मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर भी हो सकती है। प्रवास अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, रहने बसने के लिए। इस प्रकार हम यहाँ आंसर डी सही होगा। ये तीनों ही परिवर्तन के द्वारा जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, पूंजी, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो यहाँ पर पहली आवश्यकता, ये चारों ही आवश्यकताएं किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी है, लेकिन यह पहली आवश्यकता पूछी गई है, तो पहली आवश्यकता भूमि है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस के स्रोत हैं? तो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों ही भौतिक पूंजी के स्रोत हैं, ये मानव पूंजी के स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, उपरोक्त सभी। तो हम अर्थशास्त्र की पुस्तक पालमपुर की कहानी में हम पढ़े हैं कि वहाँ पर गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण सभी होते हैं, अर्थात यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या, अकार्यशील जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति साक्षर अर्थात शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही हो सकती है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो इसमें शिक्षा और चिकित्सा में अगर निवेश किया जाए तो मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, अर्थात मानव संसाधन को पूंजी बनाया जा सकता है और उच्च उत्पादकता किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षा और चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में भारत में डैश निर्धनों का संकेंद्रण है? तो विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण बताया जाता है, अर्थात सबसे अधिक निर्धन की संख्या है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता? भोजन की आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता। तो जब निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है तो वस्त्र आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता। ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी तीनों जो भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन आवश्यकता, तीनों पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपना उपयोग करके जो वस्तु को बेचता है और सरकार उसे खरीद लेती है अपना खाद्य भंडार को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि भविष्य में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे या फिर कोई भी आपदा आने पर उस अनाज का उपयोग किया जाएगा, तो इस स्थिति को बफर स्टॉक कहा जाता है। ऑप्शन ए का सही होगा। यहाँ पर सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षित घेरे में खाना, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्धता, अमीर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्धता, निर्यात के लिए अनाज। तो यहाँ पर होगा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्धता। ऑप्शन बी सही होगा, खाद्य सुरक्षा, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाजों का निर्यात, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों, मेरा 40 क्वेश्चन जो समाप्त होता है। आप लोग इसे बार बार पढ़ें तथा इस प्रकार का वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में मैं मदद कर पाऊँ और आप लोग जो भी वीडियो आए उसको तुरंत देख पाएंगे। धन्यवाद।